तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हमने क्या किया, इसके समानांतर एक रेखा हम यहाँ पर खींच देते हैं, इसको भी थोड़ा सा तिरछा ही करेंगे, ठीक है। एक भुजा के समानांतर, इसके समानांतर हमने रेखा खींच दिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को, तो इसके समानांतर हमने खींच दिया, तो बचा कौन सी भुजा, AB और AC, ये दो भुजा हमारी बच गई। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, यानी यहां भी काट दिया है और आपका यहां भी काट दिया है, तो इसका आप लोग नाम दे सकते हो। क्या नाम देंगे इसका हम, EF, E और F, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो अन्य दो भुजाएं, जो अन्य दो भुजाएं हमारी बच जाती हैं, AB और हमारी AC, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, एक ही अनुपात में होंगे, ठीक है। तो हुआ ना अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। अर्थात कहने का मतलब, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं को, है ना, जो जब दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं, यही सिद्ध करना है। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, AE बटे EB बराबर AF बटा FC, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको साबित करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करें, तो प्रमेय में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया हुआ है या फिर माना कि, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC, आप सिंबल भी दे सकते हो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में EF आप ये वाला EF समानांतर BC, पैरेलल है किसका, BC का। EF किसके समानांतर है, BC के समानांतर, बस दिया हुआ में ये हो गया। ये भी लिख सकते हो, और बहुत इसको आप बढ़ा करके भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, है ना, AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है, तथा EF समानांतर BC, ये भी आप लिख सकते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ज्योमेट्री में क्या होता है ना, कि हम जैसे लोग आपके वकील हैं, आप लोग जज हैं, और ये हम लोगों का मुजरिम है। इसको सिद्ध करना कैसे होता है, अब इसको सिद्ध करने के लिए हम बहुत सारे अपने थॉट लगाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये गलत है वो सही है, कभी झूठ कभी सच, ऐसी कुछ बातें मतलब बनानी पड़ती है ताकि ये सही हो जाए। प्रमेय तो ऐसे भी सिद्ध किया हुआ क्या होता है, प्रमेय हमारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो प्रमेय हमारा हो गया, सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। वीडियो भले ही आपकी लंबी हो जाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी, और फिर कभी आप लाइफ में भूलेंगे नहीं कि प्रमेय कैसे बनाया जाता है, थेल्स प्रमेय को। तो अब हम लोगों ने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में EF समानांतर BC, ABC में EF आपका BC के क्या समानांतर है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या हमें साबित करना है ये देखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AE बटा EB, AE बटा EB, AE बटा EB इज इक्वल टू AF बटा FC, यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इसमें रचना करना होगा। तो आप कहेंगे सर आपको पता है कि आपको रचना करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे कि हमें कब कहाँ क्या करना है, ये आपको भी धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसमें हमें करना है रचना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रचना। रचना हो गया।
रचना में क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए करना क्या है कि हमको ए बट्टा ई बी चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें कैसे रचना करें कि हमको ए बट्टा ई बी मिल जाए। किस तरह करें कि हमको ए बट्टा ई बी मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बी से एफ को मिला देंगे, बी से एफ को मिला देंगे। तो यहां रचना में क्या लिखेंगे, बी को एफ से मिलाया, बी को एफ से मिलाया। अभी बात हमारी खत्म नहीं हो रही है रचना में, क्योंकि इसमें और भी रचना करने होंगे और जैसे जैसे हम रचना करते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर हम रचना में लिखते जाएंगे। अगर हम बाद में मिटा भी देंगे तो आप दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको रचना, जब भी रचना करना है सभी को इसमें लिखना है, कोमा लगा लगा के हम इसमें लिखते जाएंगे रचना में कि हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसको हमने इसे मिला दिया। अब हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा ये ए बटा ई बी आ जाए और एफ बटा एफ सी आएगा। देखिए अब इसके बाद में हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का, ये जो आप त्रिभुज देख रहे हो ए ई एफ, और दूसरा त्रिभुज आप देख रहे हो ई एफ बी या फिर एफ ई बी, ऐसे ये दो त्रिभुजों का, इसका और इसका, ये दोनों त्रिभुजों का हम लोग एरिया पता करेंगे, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो इसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसमें हम लोग क्या करें, कैसे करें कि हमें जो चाहिए वो ही मिले, हमें ये चाहिए, इसके लिए हम क्या करें, कौन से त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल लेंगे। तो इसके लिए फिर हम यहां पर एक रचना करेंगे ऐसे। इसको हमने रचना किया, यहां पर हम लोग एक नाम दे देंगे EF, इसके बाद हम यहां पर नाम देंगे D, एक नाम दे दिए। यहां पे हमने लंब डाल दिया, क्या किया हमने DF, है ना, DF लंब AB डाला, यानी AB पर हमने DF को क्या किया, लंब डाला। लिखेंगे यहां पर, अब रचना में ही लिखेंगे DF लंब, क्या किया हमने, AB डाला, AB डाला। अभी हमने दो रचना लिखा था, दो लिखा। जब जब आप रचना करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब यहां लंब जब हम डाल दिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। लंब तो हम यहां से भी डाल सकते थे, यहां से भी डाल सकते हैं, यहां से भी डाल सकते हैं, यहां से भी डाल सकते हैं, तो हमको यहां से डालने की जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें ये पकड़ना है, ए और ई बी पकड़ना है, इसलिए हमने यहां से लंब डाला, यहां से नहीं डाला। ठीक है, हर चीज़ों को अच्छे से समझिए, पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरा बात समझ में आएगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो DF जो है हमारा, है ना, DF लंब क्या हो गया, AB पर हमने DF को लंब डाल दिया। अब इस हिसाब से यहां पर 90 डिग्री का बन गया कोण हमारा। तो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कौन सी, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में क्या होगा, उपपत्ति भी आप इसको बोलते हो, प्रूफ कहिए। प्रमाण क्या दे रहे हैं आप, क्या लेकर के चलना चाहते हैं आप, किसको अपना आधार बना रहे हैं। तो इस प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज AEF, AEF तथा त्रिभुज AEF और त्रिभुज EFB में, ये लेकर के हम चल रहे हैं EFB में। ध्यान से देखेंगे, देखिए AEF और EFB में, इस तरह से हमारा दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा हो गया इस तरह से और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया EFB। इन दोनों में अब हम इन दोनों त्रिभुजों का एरिया पता करेंगे, इसका क्षेत्रफल पता करेंगे, इसका पता करेंगे और इसका पता करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AEF
बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बट्टे। अब आप कहेंगे कि यहां पर आपने बट्टा क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो किस चीज में दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है। ठीक है, तो बट्टा में ही करेंगे तभी तो बट्टा में आएगा। जिसके आधार पर हमको चलना है, जो हमें चाहिए हम उसी के आधार पर काम करेंगे तो ही हम प्राप्त कर सकते हैं उसको। तो यहां पर हमने लिखा एरिया ऑफ त्रिभुज AEF। ठीक है, AEF, और उसी तरह से फिर एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखा ना EFB, EFB, EFB इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, जिसमें यह क्या है, इस पर क्या है, ये लंब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुने शीर्ष लंब, यानी उसका ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, AEF में, तो AEF में आधार क्या है आपका, आधार है आपका AE, जिस पे लंब होता है वही तो आधार है। इस रेखा पर इसको हमने लंब किया है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, AE गुना शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, DF। इसलिए तो इसको हमने क्या किया, रचना किया था। तो इसका एरिया हमने लिख दिया पूरे का बट्टा, क्योंकि यहां बट्टा है तो ये भी पूरा बट्टा में जाएगा। अब इसका एरिया ऑफ त्रिभुज EFB का क्षेत्रफल, तो EFB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह से 1/2 गुना आधार। अब इसका आधार देखिएगा, EFB में इसका आधार क्या है, तो इसका आधार हमारा हो जाएगा EB हमारा आधार हो गया। अब आप कहेंगे सर EB हमारा आधार हो गया, तो इसका शीर्षलंब कहां है, इसका EFB का आधार ये हुआ, तो इसका शीर्षलंब कहां है, तो शीर्षलंब इसका DF ही होगा, शीर्षलंब DF। अब आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है यार, इसके लिए भी शीर्षलंब DF हो गया और इसके लिए भी EFB के लिए भी शीर्षलंब आपका DF हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपके पास किताबें हैं, आपने अगर इस फोटो को बनाया है तो इस कॉपी को, जिस कॉपी पर आपने बनाया है उस कॉपी को थोड़ी सी घुमा दीजिए, ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, जैसे आपकी किताब है, जैसे फिगर बनी हुई है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे करके। जैसे ही आप किताब को मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो आप पाएंगे, गौर से देखिएगा, यहां से ये वाली जो हमने रचना किया था, ये रचना और ये, ठीक है ना, आप देखेंगे कि यहां पर समकोण आपका बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इस पर 90 बन रहा है, इस पर ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, देखेंगे आप यहां पर। तो इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मतलब EFB में, ठीक है, हमारा लंब क्या हो रहा है, लंब हमारा क्या हुआ, DF हो गया। लंब तो वो है, ये तो लंब नहीं होगा ना। अब आप कहेंगे सर EFB में तो लंब EF होना चाहिए था, तभी तो होगा ना, फिर आप बोले DF होगा। तो यहां से आप इसको कैसे देखेंगे, ध्यान, इसको थोड़ा सा फिगर को आप घुमाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण बन रहा है यहां पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका भी शीर्षलंब आपका यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/2 से 2 हमारा क्या हुआ, कट गया, DF से DF क्या हुआ, कट गया, जो बच गया, जो हमें चाहिए था, हमारा पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं, AE/EB हमें मिल गया, AE/EB हमें प्राप्त हो गया। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्राप्त किया। ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एक चीज तो हम लोग पा लिए, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों को मिल गया। अब सेकेंड पार्ट हमें AF/FC चाहिए, AF/FC चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी फिर से हम रचना करेंगे, जो रचना हमने यहां किया था वही रचना हम यहां करेंगे, ठीक है। इसको मिला दिए हुए थे, ये रचना है आपका, ठीक है। सेम काम अब इधर से हम लोग करना है। क्या करेंगे, अब रचना में आप लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, फिर से हम लोग क्या करेंगे, E को C से मिलाया, E को C से मिलाया। अब देखिए यहां से भी हम यहां पर लंब डाल सकते हैं, यहां से भी लंब डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां से लंब डालते हैं तो हमें AF/FC तो प्राप्त नहीं होगा ना। तो फिर हमने क्या किया, E को C से मिलाया और फिर हमें इसमें भी लंब डालना होगा। तो दोनों मैं एक ही साथ आपको बता दे रहा हूं। आप रचना में, इसके बाद हमारे पास जगह की कमी है, आप इसमें डाल लेना रचना में
कि ई को सी से या सी को ई से मिलाया, उसके बाद यहाँ फिर से एक रचना यानी लंब, यहाँ पे एक लंब हमने डाल दिया और इसका नाम दे देंगे ABC, जी लिख दीजिए यहाँ पर जी। ठीक है, तो अब ये जो आकृति आपकी पूरी हो गई है। ये लंब जो हमने इस पर डाला है AC पर, ठीक है ना, AC कहिए या फिर AF कहिए, आप कुछ ही कह सकते हो, AC कहिए फिर FA को, पर हमने क्या किया, EG लंब AF या AC डाला। तो आप रचना में फिर से दोनों को लिखिएगा, क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा C को A से मिलाया तथा EG लंब AF या फिर AC डाला। रचना में ही लिख दीजिएगा, आपको काम करते जाना है और इसको लिखते जाना है। और अब हम लोग क्या ट्रायंगल ले, किस तरह का त्रिभुज कैसे ले कि हमें अब इधर वाला साइड में मिल जाए। इसके लिए फिर से देखिए, अब इस त्रिभुज को लेंगे हम AEF, ये वाला, इसका भी एरिया निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। इधर वाला जो हमारा है ये वाला भाग, यहाँ से E से ऐसे ये वाला, इसका एरिया हम लोग पता करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे। और जब इस दोनों का, जैसे इधर का हम लोग निकाले थे, इसका हम लोग एरिया निकाले थे, इसका निकाले थे, उसी प्रकार हम फिर से इसका और हम लोग इसका एरिया ये वाला निकालेंगे, तो जाकर के हमें F/FC मिल जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज क्या, AEF तथा त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज FEC में, ठीक है, FEC में कोई दिक्कत नहीं है। दो त्रिभुज AEF और FEC या EFC भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेकर हमें चलना है, फिर से वही करेंगे, चूंकि हमको ये वाला भाग चाहिए और ये भी बट्टा में है, तो इसका बट्टा हम निकालेंगे। लिखेंगे क्या, जैसे देखिए, इसका लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज FEC, अर्थात AEF का क्षेत्रफल और FEC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सेम काम जो यहां किए हैं वही यहां पे करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 गुने आधार। अब इसका आधार क्या है, तो ये जो हमारा EG लंब है AC पर या फिर AF पर, ये लंब है, तो आधार क्या हुआ हमारा, AF हुआ कि नहीं हुआ, आधार हमारा क्या हुआ, F हुआ। क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं AEG में, G की बात कर रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लंब क्या हो रहा है, EG हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, EG, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। और आधार क्या हो जाएगा, AF, आधार हो गया गुने AF। इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों गुना में, 2 से 3 में गुना करो या 3 से 2 में गुना करो, पूरा का बट्टी करेंगे, क्योंकि हमको ये बट्टा में चाहिए तो बट्टा करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज FEC का क्षेत्रफल, FEC का क्षेत्रफल, तो FEC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार क्या होगा, आधार होगा हमारा FC, 1/2 गुने आधार FC और गुने ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, EG, जैसे ऊपर में लिखे थे EG। देखिए, इसको तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे मिलाया है और यहाँ पर आया है, कॉपी को घुमा के देखेंगे तो पूरा 90 डिग्री का कोण आपका यहाँ बनता हुआ नजर आएगा कि ये यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इस त्रिभुज में आपका समकोण तो यही हो रहा है ना, तो वही हमको यहाँ पे लिखना है। अब EG से EG हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 1/2 भी कट गया, क्या बचा, बच गया AF/FC। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्राप्त किया, सेकेंड पार्ट में हमने इसको प्राप्त किया। अब क्या करें कि ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हमको लाना है। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें और इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज AEF और यहाँ है एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, अर्थात ये वाला पार्ट इसके बराबर में है, परंतु ये एरिया ऑफ EFB और FEC ये वाला पार्ट बराबर हमारा नहीं है। तो अगर हम किसी कारणवश, ये वाला भाग हमारा बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होता तो सीधे लिख देते यहाँ पर, अतः इतना बराबर इतना। अगर जैसे ये दोनों ये दोनों इस दोनों के बराबर है, तो जाहिर सी माने कि इसका मान के क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
परंतु यहां ये वाला इसके बराबर तो है, ये वाला इसके बराबर में नहीं है, तो क्या करे कि हो। अब इसके लिए, इसको बराबर करने के लिए आपको जाना होगा, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। देखिए 10th क्लास की आपको थ्योरम पढ़ने के लिए 9th क्लास का थ्योरम का होना बहुत जरूरी है। आपने 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, हो सकता है याद हो, ये भी हो सकता है कि याद नहीं हो, कोई बात नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि एक ही आधार, ठीक है, गौर से जरा देखिएगा, ये वाला त्रिभुज आपका त्रिभुज CEF, या फिर मैंने लिखा था हमने कि FEC और दूसरा त्रिभुज EFB, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका दोनों का आधार क्या हो रहा है आपका, ये है, दोनों एक ही आधार पर आपका ये दोनों त्रिभुज आपका बन रहा है। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ही आधार और एक ही, मतलब दो समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। अर्थात ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा 9th क्लास के प्रमेय के अनुसार। इसके बाद आपको लिखना होगा, चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक ही आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार आपका एक ही है, एक ही, हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों, दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर अब समान लिख देते हैं, बराबर होते हैं। यह आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज हमारे बने हुए, ये वाले त्रिभुज और फिर ये वाले त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ये 9th क्लास के प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए देखिए, तो ये वाला पार्ट तो हमारा पहले से बराबर था, अब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, बराबर हो गया इस प्रमेय के अनुसार। लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, FEC का, FEC का हो गया। अब ये वाला भी बराबर हो गया, तो ये तो पहले से बराबर दे रखा था, ये वाला बराबर हो ही गया, अतः ये पूरा मान इस पूरे मान के बराबर हो गया, तो यह मान इस मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां लिखेंगे अतः AE बट्टा EB इज इक्वल टू AF बट्टा FC प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। तो ये रहे हमारे थेल्स प्रमेय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।